हेलो क्लास, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या नाम है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने अपनी पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, है ना, और हमने उसके पूरे भी जितने भी टॉपिक्स थे ना वो हम सब ने उसमें कवर कर लिए थे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का दूसरा टॉपिक। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए, बहुत सुनते हैं ये चीज़ हम, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, पहले मुझे ये बताइए। इस वर्ड से आप क्या समझते हैं? सारे टॉपिक्स इसके अंडर में ही आते हैं, है ना। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, है ना, और न्यूरल मतलब नर्वस सिस्टम हो गया, और हमारा लोकोमोटरी सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से आप क्या समझते हैं? फिजियोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है? तो देखिए, फिजियोलॉजी जो वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है क्या? नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। क्या मतलब होता है? नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। अब नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी जैसे कि हमारे पूरी लाइफ प्रोसेस हैं, जैसे हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, है ना, डाइजेशन हो रहा है, फिर रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें किसमें आती हैं? फिजियोलॉजी। मतलब कि वो नॉर्मल फंक्शनिंग उनकी कैसी है हमारी बॉडी में। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से सिस्टम हो जाते हैं इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में? एक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे सिस्टम किसमें आते हैं? हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ठीक है, मतलब फिजियोलॉजी मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, राइट। तो इसका ही हमारा एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं क्या? नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका बेसिकली काम क्या होता है, और ये किस किस चीज़ से मिलके बना होता है? तो देखिए, नर्वस सिस्टम में हम बोलते हैं कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और इनको कोऑर्डिनेट करने वाले क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना, यानी कि हार्मोन्स वगैरह। तो इसमें हमें पढ़ना रहता है नर्वस सिस्टम में, राइट। तो नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? ये करता है हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोई भी जो सिग्नल है या इम्पल्स है, जब तक हमारे ब्रेन से हमारी स्पाइनल कॉर्ड में और फर्दर उसके न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट नहीं होगा, तब तक कोई भी बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं हो सकती, है ना। और यही हमारी बॉडी को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट भी करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, जैसे कि हमें ग्रोथ चाहिए तो हार्मोन सिक्रीशन में कौन हेल्प करता है? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो नर्वस सिस्टम मिलके किस से बना होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, तो CNS, PNS उसके सब टॉपिक्स हैं। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है? हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो मिलके क्या बनाते हैं? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये तो हमारा था इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब इसमें एक और चीज़ है जो कि अब जैसे कि हम पढ़ते हैं सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, ओके, वैसे ही नर्वस सिस्टम की अगर हम स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट की बात करें तो वो हमारा होता है क्या? न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन। ठीक, न्यूरॉन क्या है? इसकी फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है,
मतलब न्यूरॉन हमारी जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसमें वाइड स्प्रेड होते हैं और फर्दर वो किस में हेल्प करते हैं, हमारे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, या कोई भी ब्रेन वहाँ से ऑर्डर दे रहा है तो ये सबको ट्रांसमिट करने का काम किसका है, ये हमारे न्यूरॉन्स का। ठीक है, तो ये किसका काम होता है, हमारे न्यूरॉन्स का। ठीक है, अब न्यूरॉन्स के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, वो हम फर्दर, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो हम इसको ऐसे समझते हैं। अब न्यूरॉन्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें बीच बीच में गैप भी होता है, वो हमने अपने मसल वाले उसमें भी समझा था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जब हमने समझा था तो तब हमने उसको पढ़ा था। चलिए अब हम अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम क्या है, नर्वस सिस्टम, राइट, जिसको हमारी 11th की NCERT में दिया हुआ है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। हम उस टॉपिक को आज स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो हमने बोला कि ये जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये कौन करता है हमारी बॉडी में, तो न्यूरल टिश्यूज़, हमारी बॉडी के न्यूरल टिश्यूज़। अब इसमें हमें आगे न्यूरॉन भी आएगा, राइट, हमारी बॉडी के न्यूरल टिश्यूज़। ठीक है, अब ये न्यूरल टिश्यूज़ दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एक होता है एक्साइटेबल सेल्स और दूसरे क्या होते हैं हमारे अनएक्साइटेबल सेल या नॉन एक्साइटेबल सेल, यानी कि जो एक्साइट नहीं होते हैं इम्पल्स के कारण। ठीक है, तो हमारे एक्साइटेबल सेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं हमारे क्या, न्यूरॉन्स, है ना, वही अभी हमने इसके बारे में समझा। एक्साइटेबल सेल्स में क्या आते हैं हमारे न्यूरॉन्स, राइट, और हमारे जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं ना उसमें आते हैं 3 टाइप के सेल्स, एक होता है न्यूरोग्लियल सेल, एक होता है एपेनकाइमल सेल और तीसरा होता है न्यूरोसिक्रीटरी सेल। तो सब उसकी जरूरत नहीं, न्यूरोग्लिया पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने बोला न्यूरोग्लियल सेल, ठीक है, इसका टाइप है जिसको हमने बोला न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं ना ये बेसिकली मिलके बने होते हैं किससे, एस्ट्रोसाइट्स, 2 टाइप के हैं, एस्ट्रोसाइट्स और दूसरा है ओलिगोडेंड्रॉइड्स। ठीक है, अब इसमें एस्ट्रोसाइट जो होता है ना वो न्यूरॉन को न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, ये सब क्या, और जो रेस्पिरेटरी गैसेस का जो भी न्यूरॉन्स को जो प्रोवाइड कराता है वो होता है एस्ट्रोसाइट। तो मतलब न्यूरोग्लियल सेल ही है वो बेसिकली। ठीक है, उसको हमने बोला मैक्रो, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। ठीक है, मैक्रो ग्लियल सेल और दूसरा मैंने बोला माइक्रो ग्लियल सेल्स। ओके, अब इसमें जो मैक्रोग्लियल सेल है ना इसमें ही आते हैं हमारे क्या, ये जो रहते हैं ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, नरिशमेंट,
2 न्यूरॉन्स, ये जो माइक्रोग्लियल सेल होते हैं जो न्यूरॉन को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं उनका नाम होता है क्या, एस्ट्रोसाइट, ठीक है। राइट। और वो जो दूसरे माइक्रोग्लियल सेल जो इसके न्यूरॉन्स की माइलिन शीथ बनाते हैं उसको बोलते हैं हम ओलिगोडेंड्रोसाइट। क्या बोलते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स का एक पार्ट है, ठीक है। इसके जैसे दो और हैं, एक दूसरे का नाम क्या है, एपेंडाइमल सेल, और एक और है जिसका नाम क्या है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल। इसमें क्या होता है, सिक्रीशन वाला पार्ट होता है, यानी कि जो एंडोक्राइन वगैरह ग्लैंड्स है ना वो उसमें ये पाए जाते हैं। हाँ, तो न्यूरोग्लियल सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स और न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। तो मैंने बोला कि नॉन एक्साइटेबल सेल्स 3 टाइप के हैं, एक न्यूरोग्लियल सेल्स, एक न्यूरोसिक्रीटरी और एक एपेंडाइमल सेल्स। अब ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं ना, इनका काम होता है कि ये किस चीज़ में काम आते हैं, दे मेक द माइलिन शीथ, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, दे मेक और फॉर्म द माइलिन शीथ, दे फॉर्म माइलिन शीथ। माइलिन शीथ किस चीज़ की कवरिंग है, हमारा जो एक्सॉन होता है ना न्यूरॉन का, उसकी कवरिंग। अभी हमें स्ट्रक्चर देखेंगे सब समझ में आएगा, अभी समझिए। तो बेसिकली होता क्या है हमारा, ये समझिए ये न्यूरॉन है, this is our neuron, these are dendrites, this is axon, इसको जो कवर कर रही है that is myelin sheath। ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक न्यूरॉन का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैंने बोला कि इसकी जो कवरिंग है एक्सॉन की, ठीक है, ये जो बनाता है उसको हम बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओके, माइलिन शीथ है हमारी। ठीक है, और ये हमारा एक्सॉन है, ये पूरा पार्ट क्या है हमारा, एक्सॉन। ठीक है, ये हमारी क्या है, नर्व एंडिंग्स। और ये हमारी क्या है, डेंड्राइट्स। बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, जो हमें आगे काम भी आएगा। तो मैंने बोला इसके बारे में समझते हैं कि नर्वस न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक उसकी एक बेसिक यूनिट है जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। तो बेसिकली अगर हम देखें कि ये बहुत सारे टिश्यूज़ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो न्यूरल टिश्यूज़ है ना, ये 2 टाइप के होते हैं। एक हमने बोला एक्साइटेबल, यानी कि जो इम्पल्स आने के बाद या ब्रेन से कुछ भी
सिग्नल आने के बाद जैसा इम्पल्स आएगा तो ये एक्साइट होंगे, यानी कि इनमें कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। तो उसको हमने बोला एक्साइटेबल सेल्स। इम्पल्स के आने के बाद जो एक्साइट होते हैं उनको हमने बोला न्यूरॉन्स, उन सेल्स को। और जो नहीं होते हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बेसिकली क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं एक न्यूरॉन का, उसके आसपास में उसको नरिशमेंट ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, है ना। तो उनको हमने बोला नॉन एक्साइटेबल सेल्स। और इनको मैंने बोला कि दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन से 3 टाइप्स? न्यूरोग्लियल सेल्स, दूसरा मैंने बोला एपेंडाइमल सेल्स और न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। ये सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे नर्व सिस्टम सिक्रीशन हो रहा है उसमें ये हेल्प करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो जिसमें होते हैं वो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। अब हमने बोला न्यूरोग्लियल सेल्स 2 टाइप के होते हैं। जो बड़े साइज के होंगे उनको हमने बोला मैक्रोग्लियल सेल्स। क्या बोला? मैक्रोग्लियल सेल्स। जो स्मॉलर इन साइज होंगे उनको हम बोलेंगे माइक्रोग्लियल सेल्स। क्या बोलेंगे? माइक्रोग्लियल सेल्स। अब मैंने बोला कि ये जो माइक्रोग्लियल सेल्स है ना, ये भी फर्दर इसके 2 टाइप सब टाइप्स हैं। एक मैंने बोला जो उसको क्या प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट वगैरह, उसको हमने बोला एस्ट्रोसाइट, ठीक है। और जो उसको माइलिन शीथ में बनाने में हेल्प करेगा उसको हमने बोला ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो दिस वाज अबाउट आवर न्यूरल टिश्यू, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ लीजिए। अब मैंने आपको बताया माइलिन शीथ क्या होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो कंडक्शन होता है ना वो कैसे होता है, किसका? एक्सॉन के अंदर, ठीक है। पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक्सॉन के अंदर कैसे हो रहा है ना। अब ऑब्वियस बात है कि अगर कोई सिग्नल आ रहा है ब्रेन से तो वो स्पाइनल कॉर्ड में ब्रिंग आउट होगा, लेकिन वो काम कौन करेगा? तो हमारा न्यूरॉन। किसका काम है ये? न्यूरॉन का। तो अब हम इसको देखना पड़ेगा कि न्यूरॉन और पूरे हमारे नर्वस सिस्टम में कंडक्शन होता कैसे, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, है ना, और सिग्नल का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन, ठीक है। कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन। तो ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट टॉपिक हम वो लेंगे। तो हम कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन जब पढ़ेंगे तो इसमें हमें ट्रांसमिट कैसे होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, और न्यूरॉन के अंदर खुद के बॉडी में मतलब न्यूरॉन के खुद के बॉडी में कैसे कंडक्शन चल रहा है सेल बॉडी में उसकी, वो हमें समझना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से ही एक हमारा दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड रहेगा, यानी ये N1 समझ लेते तो ये N2 यहाँ होगा इसका, ठीक है। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स में नेटवर्क होता है ये, तो ये कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, तो कंडक्शन वैसे होता है। लेकिन अभी हमें सबसे पहले पढ़ना है कि कंडक्शन कैसे होगा। ट्रांसमिशन मतलब एक से दूसरे में जाना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल जाना, और कंडक्शन यानी इसके भीतर खुद सिग्नल का या इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है। ऑब्वियस बात है, हमारा ब्रेन है, ये हमारी सुपर पावर है, मतलब कहना चाहिए इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। ये यहाँ से अगर इम्पल्स देगा, क्या करेगा, इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा, तो ये फर्दर हमारे कहाँ आएंगी, ये हमारे आएंगी न्यूरॉन में, ठीक है। तो यहाँ से इम्पल्स का
क्या होगा, कलेक्शन होगा, ठीक है, पूरी सेल मतलब यहाँ से, ठीक है। अब ये यहाँ से इम्पल्स आई, अब देखिएगा ये इम्पल्स फर्दर इसमें ट्रांसमिट होगी, ठीक है, यानी कि हमारे एक्सॉन में ट्रांसमिट होगी। तो हमें उसको देखना है कि एक्सॉन में टर्मिनेशन कैसे होता है, एक्सॉन में कैसे वो होगा टर्मिनेशन, ट्रांसमिशन, सॉरी एक्सॉन में कैसे ट्रांसमिशन होगा इसका, तो हमें वो देखना है, किसका, हमारी इम्पल्स का। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इन न्यूरॉन। मैंने ये नहीं बोला कि दोनों न्यूरॉन के बीच में कैसा होगा, वो ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो हमें भी देखना है कंडक्शन कैसे होगा, यानी कि एक न्यूरॉन में कैसे कंडक्ट होती है हमारी इम्पल्स। इम्पल्स यानी कि सिग्नल, ठीक है, इम्पल्स इज द सिग्नल दैट इज कैरिड बाय अ न्यूरॉन, ठीक है। चलिए हम पढ़ें। तो बेसिकली जो हमारा कंडक्शन है इम्पल्स का वो 3 फेजेस में होगा। ऑब्वियस बात है, ये पहले कुछ, हाँ और एक और बात समझिए, इसमें ना एक पोलैरिटी होती है, किसमें, हमारे एक्सॉन की मेम्ब्रेन में, जिसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा। क्या बोलते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अब ये एक्सॉन है हमारा, इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ओके। हाँ देखिए, ये हमारी क्या है, एक्सोलेमा, क्या है, एक्सोलेमा, यानी कि मेम्ब्रेन दैट कवर्स द एक्सॉन, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड होगा ना उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म, ठीक है। अब हम इसके अंदर देख रहे हैं, एक्सॉन के अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको एक्सोप्लाज्म बोला, उसकी मेम्ब्रेन को बोला एक्सोलेमा। तो इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो एक्सोप्लाज्म, इट इज द फ्लूइड दैट इज present in एक्सॉन। एक्सोप्लाज्म सेल्यूलर फ्लूइड है ये इसका, ठीक है। जैसे हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर का फ्लूइड, वैसे ही एक्सोप्लाज्म, ठीक है। एक्सोलेमा, इट इज द आउटर मेम्ब्रेन या फिर स्पेसिफिकली बोले तो मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, ठीक है। अब इसके बाहर तरफ जो होगा ना वो हमारा होगा ECF, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अंदर भी फ्लूइड, बाहर भी फ्लूइड, इसको हमने बोला एक्सोप्लाज्म, इसको बोला हमने ECF, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। जो सेल के बाहर प्रेजेंट है उसको हमने बोला एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। और अंदर है हमारा एक्सोप्लाज्म, मतलब ICF एक तरीके से बोलो। तो इसमें क्या है, एक्सोप्लाज्म में ना जो हमारा एक्सोप्लाज्म होता है ना, इसमें किस चीज़ का कंटेंट ज़्यादा होता है, पोटेशियम का। और जो हमारा ECF होता है ना, इसमें सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसमें K+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। पूरी नर्व कंडक्शन इसी चीज़ पे बेस है कि कौन सा आयन या कौन सा आयन कहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैंने बोला सोडियम आयन हमारा ECF में ज़्यादा मात्रा में है, यानी कि इट इज़ प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी इन ECF। और जो हमारा K+ है यानी कि पोटेशियम है, वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारा एक्सोप्लाज्म में, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर होता है किसका, न्यूरॉन का, न्यूरॉन में भी एक्सॉन का, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें इसके कंसिस्टेंसी के कारण क्या होता है कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना,
ये होती है हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज लेस, तो यहाँ पे होती है ये नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, और यहाँ पे ना इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, इसके बीच बीच में कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? कुछ कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियस बात है कि अगर उनमें ट्रांसमिशन होना है किसी चीज़ का, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली एक पंप प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। फिर यहाँ पे कुछ वोल्टेज चैनल होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? वोल्टेज चैनल। ठीक है, इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर लेते हैं, हमें इजीली पता जाएगा। हाँ, और यहाँ पे एक लीकिंग चैनल प्रेजेंट होते हैं, लीकिंग चैनल्स। तो बेसिकली ये जो आयन है ना, इनको अंदर बाहर करने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। ठीक, क्या रास्ते हैं? एक मैंने बोला कि हमारे पास में क्या है, ये पंप प्रेजेंट है, इसको नंबर 1 दे देते हैं, तो इसको इधर लिख लेते हैं। तो पहली चीज़ क्या प्रेजेंट है हमारे पास में? हमने बोला सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, दूसरी चीज मैंने बोला ये वोल्टेज चैनल, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है ना, एक्सोलेमा, ये एक पोटेंशियल पे होती है। ठीक है, पोटेंशियल मतलब एक इनका मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, करंट ट्रेवल कर रहा है ना, ऑब्वियस बात है। तो इसमें जो है ना इम्पल्स पे, तो इसमें क्या होता है, एक्सोलेमा इसका एक पोटेंशियल होता है जिसको हम, अगर ट्रांसमिशन नहीं हो रहा उस टाइम पे, उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि हाँ, जिस पे हमारी ये जो यहाँ पे इस टाइम पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, जब ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इनर मेम्ब्रेन जो है एक्सोलेमा की वो नेगेटिवली चार्ज है, उस टाइम पे जो हमारा पोटेंशियल होगा उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पे कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है, और इसकी वैल्यू होती है -70 मिलीवोल्ट। क्या होती है? -70 मिलीवोल्ट, यानी कि इस टाइम पे कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है -70 मिलीवोल्ट। ओके, फिर मैंने बोला हाँ, तो इसीलिए ये वोल्टेज चैनल का काम है। ठीक है, यानी कि जब तक इनको ये प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक ये वाले चैनल नहीं खोलेंगे। ये चैनल है, ठीक है, चैनल है मतलब ये बंद हो जाते हैं, ऐसे कर दो, ये ऑलरेडी बंद ही रहते हैं। जब तक इनको वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक ये ओपन नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? ओपन नहीं होंगे, यानी कि सोडियम पोटेशियम को अगर अंदर बाहर जाना आना है तो इनको इससे पार होना पड़ेगा, वोल्टेज चैनल से। और तीसरी चीज़ जिससे हमारे सोडियम और पोटेशियम आयन अंदर बाहर आते हैं उसको हम बोलते हैं लीकिंग चैनल। बेसिकली इनमें से इनका कम इम्पोर्टेंस है, इन दोनों का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देख, तो ये समझ में आया? तो मैंने बोला कि सोडियम एंड पोटेशियम को अगर कंडक्शन करना है, मतलब इनको इनफ्लक्स और रिफ्लक्स करना है, मतलब अंदर और बाहर जाना आना है, तो इनको इन रास्तों से होके जाना पड़ेगा। इनके अलावा इनके पास कोई चौथा रास्ता नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये इनका रास्ता है। अब मैंने बोला कि जब तक हमें, हाँ, अब हमें नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कराना है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना, यानी कि ये वोल्टेज चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे पॉसिबल है? जब तक वोल्टेज चैनल काम करना शुरू ना करें, है ना, वोल्टेज चैनल काम नहीं करेंगे तब तक हमारा
जो सोडियम पोटेशियम है उनका इन्फ्लक्स इफ्लक्स ज़्यादा नहीं होगा, तो यानी कि पोलैरिटी ही चेंज नहीं होगी। पोलैरिटी मतलब जो पॉजिटिव बाहर है और अंदर नेगेटिव है, ये पोलैरिटी ही चेंज नहीं होगी, है ना। तो इसका तो काम लगेगा ही हमें, ऑब्वियस बात है, इसको काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पे जो हमारी इम्पल्स होती है, क्या होती है, हमारी इम्पल्स होती है, उसको एक वैल्यू चाहिए होती है ताकि इसके ऊपर वो जाए, जो वो वोल्टेज ला रही है इसके ऊपर जाए, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड इम्पल्स या थ्रेशोल्ड इम्पल्स। जब तक ये थ्रेशोल्ड इम्पल्स नहीं मिल जाती है तब तक ये पोलैरिटी यही रहती है और नर्व कंडक्शन मतलब इम्पल्स कंडक्शन नहीं हो पाता है जब तक ये पोलैरिटी रहे, ठीक है। इसको अपन को हिलाना है तो इससे ज़्यादा हमें वोल्टेज चाहिए होगा, ठीक है। तो इस पे ही हमारी पूरी, तो हाँ, तो जब तक ये पोलैरिटी चेंज नहीं होगी तब तक नर्व इम्पल्स का यानी इम्पल्स आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें पूरी हमारी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इसी चीज़ पे बेस्ड है, ठीक है। जो हमारी एक्सोलेमा के कंसिस्ट मतलब पोलैरिटी पे बेस्ड रहता है नर्व कंडक्शन, तो उसको हम अभी पढ़ेंगे। ये समझ में आया आपको। अब हम एक एक करके इसके फेजेस के बारे में समझेंगे। क्या करेंगे, इसके फेजेस के बारे में या इसकी स्टेजेस के बारे में समझेंगे। कब ये पोलराइज्ड होता है, कब ये नॉन पोलराइज्ड होता है या डीपोलराइज्ड होता है, कब इसमें फिर रीपोलराइजेशन हो जाता है, कब, ये सब हमें समझना है, ठीक है। चलिए तो हम समझते हैं। हाँ, तो मैंने बोला ये जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन है इसके 3 फेजेस हैं, ठीक है। थ्री स्टेजेस, ठीक है, इसके 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, इसके 3 फेजेस हैं। एक का नाम होता है पोलराइज्ड या रेस्टिंग फेज, पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, जो हमारी मेम्ब्रेन जो थी वो थी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब अंदर नेगेटिव थी बाहर पॉजिटिव थी, उसको हमने बोला पोलराइज्ड और रेस्टिंग फेज। दूसरा मैंने बोला डीपोलराइज्ड और डीएक्टिव स्टेट, डीपोलराइज्ड स्टेट लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड चीज होती है जिसको हम बोलते हैं रीपोलराइज्ड स्टेट।
अब हमने बोला था पोलराइज स्टेट मतलब जब हमारी मेम्ब्रेन जो है एक्सोलेमा वो क्या है, ये हमारी एक्सोलेमा, ठीक। मैंने बोला ये बाहर से क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है और अंदर से इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। जब हम इनके पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे तो ऑब्वियस बात है वो कितना था हमारे पास में -70। अब भी मैंने पढ़ाया तो इस टाइम पे क्या है हमारा RMP किस स्टेज पे, पोलराइज स्टेट पे RMP इज इक्वल्स टू -70 मिलीवोल्ट, राइट। और इसमें क्या है, जो हमारे पंप है ना जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। तो जो हमारा पंप है इस टाइम पे सिर्फ ये वाला पंप जो है जिसको हमने बोला था सोडियम पोटेशियम पंप, यही बस फंक्शनल है, ना ही हमारे वोल्टेज गेट्स ओपन है, ठीक है। हमारे वोल्टेज गेट्स इस टाइम पे ओपन नहीं है, ठीक है। मतलब ये नॉन फंक्शनल है हमारे वोल्टेज गेट और ये फंक्शनल है। तो इसके बारे में लिखते हैं पोलराइज स्टेट और रेस्टिंग फेज इज द स्टेट एट विच रेस्टिंग membrane potential is -70 millivolt and only sodium potassium pump is functional, ठीक है। और हमारे इधर पे हमने बोला था इधर पे सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं, इधर पे K+ आयन ज़्यादा होते हैं, राइट। अब क्या होता है, ये जो हमारा पंप होता है ना सोडियम पोटेशियम पंप, दिस पंप जिसको मैंने यहाँ लिखा, ये क्या करता है ATP को यूज़ करता है, क्या करता है ATP को यूज़ करता है। इसके बारे में लिखते हैं सोडियम पोटेशियम पंप का क्या है, तो इसका क्या काम होता है सोडियम पोटेशियम पंप का, इट वर्क्स ऑन ATP, सबसे पहली चीज़, यानी कि एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इट वर्क्स ऑन ATP एंड यानी इसके 3 Na+ आयन जब बाहर जाएंगे ना इफ्लक्स, तो 2 K+ आयन जो हैं अंदर आएंगे, तो यानी ये K+ का इन्फ्लक्स कराता रहता है, ठीक है, और सोडियम को बाहर भेजता रहता है। ऑब्वियस बात है इस टाइम पे यही फंक्शनल रहता है, हाँ। तो ओनली K+ Na+ सोडियम पोटेशियम पंप इज फंक्शनल। और इसके बारे में क्या था, हाँ, हम इस किसकी बात कर रहे हैं, पोलराइज स्टेट की। तो इन दिस स्टेट, इन दिस फेज या स्टेट, इन दिस फेज outer surface of axillema is positively charged और इनर मेम्ब्रेन क्या है हमारी, inner surface is negatively charged, ठीक है समझ में। अब क्या होगा, इम्पल्स आई,
क्या आई, इम्पल्स, यहाँ समझ लीजिए इम्पल्स आई, ठीक है, यहाँ से हमारी इम्पल्स आई। तो इम्पल्स क्या करेगी, अगर इम्पल्स क्या है, थ्रेशोल्ड नहीं है, यानी कि -70 से ज़्यादा की नहीं है, तो फिर वो वहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं लाएगी, यानी पोलैरिटी में चेंज नहीं लाएगी इसकी एक्सोलेमा की। क्यों, अगर इम्पल्स आई तो क्या होगा, यहाँ पे पोलैरिटी ऑफ एक्सोप्लाज्म, एक्सोलेमा और एक्सोप्लाज्म क्या होगा, चेंज होने लगेगा। क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। लिखते हैं इसके बारे में। हाँ, तो इम्पल्स आएगी, अगर ये इम्पल्स क्या है, थ्रेशोल्ड इम्पल्स है, तो इसके बारे में लिखते हैं। हाँ, इम्पल्स, इफ इम्पल्स इज थ्रेशोल्ड इम्पल्स, थ्रेशोल्ड मतलब समझ गए, मतलब उससे अगर कम आई तो वहाँ पे नो चेंजेस, अगर उसके बराबर आई तो ही चेंजेस होंगे, या उससे ज़्यादा आई तो भी होंगे। तो इफ इम्पल्स इज थ्रेशोल्ड इम्पल्स देन द परमिएबिलिटी, अब जो हमारी एक्सोलेमा है ना, इसकी परमिएबिलिटी चेंज होगी, यानी कि जो वोल्टेज चैनल यहाँ पे थे ना, वो काम करना शुरू कर देंगे। इम्पल्स परमिएबिलिटी हाँ, परमिएबिलिटी ऑफ एक्सोलेमा चेंजेस। अब परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी तो ये जो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, इसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है डीपोलराइज स्टेट, वो इसमें काम करेगा हमारा इम्पल्स, ठीक है। अब ये जो मैंने बोला थ्रेशोल्ड इम्पल्स, अगर हमारा RMP है -70 तो इसको आना पड़ेगा उससे ज़्यादा, ठीक है। तो यानी कि -55 मिलीवोल्ट जब तक नहीं आएगी, -55, ये एक वो है वैल्यू, इससे ज़्यादा आई तो भी हो जाएगा। -55 मिलीवोल्ट जब तक नहीं आएगी तब तक इसकी परमिएबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आ गई हमारी इम्पल्स, उतनी थी, ये वैसी ही आई, तो अब क्या होगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी किसकी, एक्सोलेमा की, है ना। अब क्या होगा, इधर पे क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होने लगेगा, सोडियम का, यहाँ पे जो सोडियम पंप थे ना, इसका इन्फ्लक्स होना चालू हो जाएगा, ठीक है। सोडियम का इन्फ्लक्स होना चालू हो जाएगा। अब सोडियम आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा अंदर, है ना, सोडियम आ रहा है, ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, और अंदर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। मतलब हमारी जो एक्सोप्लाज्म है, अब वो क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, तो इट विल चेंज द पोलैरिटी ऑफ एक्सोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, और ये क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। कब, जब ये वोल्टेज आया तो हमारे क्या होंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन, और फिर ये फर्दर ये एक्टिविटी हो जाएगी वहाँ पे, यानी कि सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा, इन्फ्लक्स, ओके। पोलैरिटी हो गई, ऑब्वियस बात है, एक पार्ट पे इम्पल्स आया, एक पार्ट पे पोलैरिटी चेंज होगी। फिर फर्दर इसको लोकल करंट होगा, क्या होगा, लोकली ये ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो अब इम्पल्स जो है वो आगे बढ़ेगी, ऑब्वियस बात है, इम्पल्स क्या होगी, आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो
फिर क्या हो जाएगा इधर पे रीपोलराइजेशन, यानी कि इस स्टेट पे क्या हो जाएगा रीपोलराइजेशन, यानी कि फिर से क्या हो जाएगी, कैसे होगी बताती हूँ। ये हमारे एक्सोलेमा है। अब क्या हुआ कि हमारे इम्पल्स को आगे जाना है, क्या होना है, इम्पल्स को आगे जाना है, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज था, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। अब क्या हो रहा है, सोडियम अंदर आते जा रहे हैं, इन्फ्लक्स होता जा रहा है। अब क्या होगा, यहाँ से पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट कर देंगे, K+ विल सून स्टार्ट गोइंग आउटसाइड, यानी कि इस वोल्टेज पे क्या होगा, हमारे पोटेशियम जो चैनल्स हैं, पोटेशियम गेट्स हैं, यानी कि जो इसके पास थे उनका वो पोटेशियम वहाँ से जाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, हमारी अंदर वाली मेम्ब्रेन, और बाहर वाली क्या रहेगी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ऑब्वियस बात है, अगर वहाँ पे आयन ऑफ पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन फिर से वही क्या स्टेट आ जाएगी हमारी, जब वो पॉजिटिव थी और अंदर वाली नेगेटिव थी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे दिखते हैं, व्हेन इम्पल्स moves forward, the part repolarization, ठीक है। क्यों होगा ये, बिकॉज ऑफ K+ गेट इफ्लक्स, क्या होगा K+ का आउटवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो K+ बाहर जा रहा है तो इधर पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। फिर हमारी वो क्या हो जाएगी रीपोलराइज्ड, यानी कि फिर से वही स्टेट आ गई जो पहले थी। तो दिस वॉज अबाउट नर्व कंडक्शन, ऐसे होता है क्या हमारा कंडक्शन, समझ में आया। तो दिस वॉज अबाउट आर इम्पल्स कंडक्शन। तो मैंने बोला इम्पल्स कंडक्शन कैसे होगा, सबसे पहले मैंने बोला कि एक स्टेट होती है जिसको बोलते हैं हम रेस्टिंग फेज या रेस्टिंग स्टेट या पोलराइज स्टेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारी जो मेम्ब्रेन है, एक्सोप्लाज्म और एक्सोलेमा है, ये अंदर क्या होता है नेगेटिवली चार्ज, बाहर क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और इस स्टेज पे कोई भी कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो RMP है वो -70 मिलीवोल्ट है, ठीक है। अब मैंने बोला इस स्टेट पे सिर्फ और सिर्फ क्या काम कर रहे हैं हमारे सोडियम पोटेशियम चैनल्स, जब और इसमें मैंने बोला कि जो हमारी एक्सॉन है उसकी जो एक्सोलेमा है उसमें 3 गेट्स होते हैं, अभी पढ़ाया। तो जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक उनको इम्पल्स नहीं आएगी उनके फ्रीक्वेंसी की या उनके थ्रेशोल्ड वोल्टेज की। तो उसको हमने बोला थ्रेशोल्ड इम्पल्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या थी -55 मिलीवोल्ट, ठीक है, अप्रॉक्स। तो इसको कितना होना चाहिए -55 मिलीवोल्ट। इस पे हमारी क्या आएगी थ्रेशोल्ड इम्पल्स। तो क्या होगा, इसकी परमिएबिलिटी चेंज होगी, क्या होगी परमिएबिलिटी चेंज होगी, यानी हमारे वोल्टेज गेटेड चैनल अब क्या करेंगे काम करना शुरू करेंगे इम्पल्स की वजह से। फिर क्या होगा परमिएबिलिटी चेंज होगी। अब क्या होगा परमिएबिलिटी, अब सोडियम जो बाहर ज़्यादा थे वो अंदर आने लगेंगे, यानी कि सोडियम इन्फ्लक्स हैपन्स। कहाँ पे, इस स्टेट पे क्या होगा सोडियम इन्फ्लक्स, ठीक है, ओके। अब इन्फ्लक्स हो गया सोडियम का, हाँ, वोल्टेज गेटेड चैनल के कारण। तो फिर क्या हुआ, अब ये यहाँ पे क्या हुई हमारी नर्व का मतलब इम्पल्स का कंडक्शन। अब क्या हुआ, इसका एक पार्ट में समझ लो, इस पार्ट में काम खत्म हो गया, नर्व इम्पल्स को आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पार्ट फिर से क्या होगा रिपोलराइज होना चाहेगा। वो कैसे होगा, तो हमने बोला कि भाई जब इसमें इम्पल्स जो आगे बढ़ती है इस टाइम पे क्या होता है पोटेशियम गेट जो रहता है वो ओपन हो जाता है। पोटेशियम गेट क्या होता है मतलब चालू हो जाता है। अब पोटेशियम जो है यहाँ से बाहर जाना शुरू करेगा, ठीक है।
पोटेशियम यहाँ से बाहर जाना शुरू करेगा। अब बाहर आएगा तो ऑब्वियस बात है, पॉजिटिव चीज़ अगर बाहर आएगी तो नेगेटिविटी वहाँ आई जाएगी, तो ऑब्वियस बात यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। फिर से हमारी जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, रीपोलराइज स्टेट में चले जाएगी, यानी कि ये अंदर क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज, और बाहर से क्या रहेगी, पॉजिटिवली चार्ज। ये समझ में आया? चलिए, तो दिस वॉज अबाउट आर नर्व कंडक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में एक वो होता है, ग्राफ होता है इसका, उसके बारे में हम समझेंगे, और फिर नेक्स्ट हम समझेंगे साइनेप्सिस के बारे में। ठीक है, तो दिस वॉज इट अबाउट आवर टुडेज क्लास। इसमें यही सब था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, थ्रेशोल्ड इम्पल्स क्या होता है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और वो 3 गेट्स कहाँ हैं, 3 चीज़ें कहाँ हैं जहाँ से हमारे सोडियम पोटेशियम आयंस अपना ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो वो हमें समझना है। ठीक है, तो दिस वॉज इट अबाउट नर्व इम्पल्स कंडक्शन। थैंक यू सो मच।